Right now, starting new topic, mobility. क्लियर? आज हमारा ये जो चैप्टर है उसको एक्चुअल में मेरे हिसाब से मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ। बेसिकली लास्ट में तो हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते थे, तो 2 पार्ट्स में अभी ये चैप्टर जो खत्म हुआ, मतलब खत्म करने वाले हैं, उसमें फर्स्ट पोर्शन क्या है, थियरी खत्म होगी। क्लियर? तो आज छोटी छोटी बहुत सारी थियरियां हैं जो हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहली थियरी आज है, अपनी टेक्स्ट बुक निकालना, उसमें लिखा हुआ है मोबिलिटी करके टॉपिक है। मोबिलिटी 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 मीन्स कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है? कंडक्टिविटी मतलब क्या कि किसी भी कंडक्टर में से कितना करंट पास होता है। जो अपोज करता है उसका नाम रेजिस्टिविटी, जो पास होने देता है उसका नाम कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द मोबाइल कैरियर चार्ज के हिसाब से। बिकॉज ऑफ द मोबाइल कैरियर चार्ज के हिसाब से। तो ये मोबाइल कैरियर चार्ज की जो प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज का नाम देंगे हम लोग मोबिलिटी। फिर से, ये मोबाइल कैरियर चार्ज की जो प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज का नाम देंगे मोबिलिटी। तो मोबाइल चार्ज कैरियर मतलब क्या? तो सबको पता है कि प्योर कंडक्टर जो होता है, उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मोबाइल चार्ज कैरियर है। हमारा जो गैसेस होता है, क्लियर, आइनोस्फीयर जो हम लोग बोलते हैं, वहां पे भी करंट पास होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन एज वेल एज पॉजिटिव आयंस भी रहते हैं, जिसके हिसाब से करंट पास होता है। क्लियर? आयोनाइज गैसेस बोला जाता है एक्चुअल में, तो क्लियर, आयोनाइज गैसेस बोला जाता है। नेक्स्ट, थर्ड पोर्शन इज द केमिकल। में आप लोग इलेक्ट्रोलाइट्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे। उसमें जो इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल्स, जो इलेक्ट्रोलाइट्स केमिकल्स जो है, इलेक्ट्रोलाइट केमिकल्स, उसमें भी हम लोग करंट पास करते हैं। जो बैटरी में होता है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव हिसाब से होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हिसाब से होता है। और कल मैंने लास्ट में पढ़ाया था सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का रीजन एक ही था। क्या था सेमीकंडक्टर में? सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज, तो ये सारे मोबाइल चार्ज कैरियर हुए। उसकी मोबाइल होने की एबिलिटी, अब कल हम लोगों ने क्या किया था याद करिए। ये हमारे पास कंडक्टर था, इसमें जैसे ही हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ना, तब वो ड्रिफ्ट हुआ था, अदरवाइज नहीं हुआ था। अदरवाइज रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रहा था। तो कहने का मीनिंग ये है कि प्रॉपर्टीज को कैसे डिफाइन करेंगे कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली थी ना, उसको हम लोग बोलेंगे मोबिलिटी। क्लियर? यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जितना कम इलेक्ट्रिक फील्ड देने से वो मोबाइल ज्यादा हो जाए, वो अच्छी बात है। क्लियर? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से तो वो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज ही होती है, वो तो सही है। बट जितना कम इलेक्ट्रिक फील्ड देने से वो मोबाइल करने लगे, मोशन करने लगे, तो उसका मीनिंग ही यही हुआ क्या कि उसके अंदर कंडक्टिविटी ज्यादा है। क्लियर? तो म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी। क्लियर? और डेफिनेशन भी यहां से ही बनेगी। ओके, नेक्स्ट पोर्शन। हमारे पास कल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला मिला था, ई बाय एन इनटू टाउ लास्ट में। तो यहाँ पे भी मोबिलिटी का एक इक्वेशन बनने जा रहा है, वी डी बाई, तो ई टाउ बाय एन। तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला बनेगा, ई टाउ बाय एन। कैसे बनाया जाता है वो एक बार चेक करो, रट्टा नहीं मारना है हर एक फॉर्मूला को। नेक्स्ट, आई इक्वल टू नावड़ी,
और J इज इक्वल टू आई बाय ए लिखा था, जिससे हम लोगों को मिला था NVD, याद आया ना। और J का फॉर्मूला कल हम लोगों ने आगे लिखा था, अभी आप थियरी कर रहे हैं तो उसमें ये स्टेप आ रहा था, सिग्मा E इज इक्वल टू NVD। तो इससे हमारा काम क्या बनेगा, तो देखो VD बाई यहां से भी मिल रहा है, तो सिग्मा बाय, दूसरा एक फॉर्मूला बना सिग्मा बाय, ये दूसरा एक फॉर्मूला बना सिग्मा बाय एन। तो इतने सारे फॉर्मूला है जो आपको याद रखने हैं, राइट। अब यहां से सिग्मा को मैं बनाता हूं कंडक्टिविटी, तो म्यू एन ई फॉर्मूला बना। अभी हम लोगों ने बोला कि कंडक्टर में कंडक्टिविटी ओनली इलेक्ट्रॉन के हिसाब से होती, तो कंडक्टिविटी ओनली इलेक्ट्रॉन की आएगी, क्या आएगी, तो एन मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और मोबिलिटी किसकी लेनी है, ओनली इलेक्ट्रॉन की लेनी है। बट सेमीकंडक्टर जो है ना, सेमीकंडक्टर सिग्मा इज इक्वल टू, उसमें इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स भी दोनों है। ये हम लोग, ये इस लेसन के लिए है, और ये हम लोग फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं, जो लास्ट चैप्टर है हमारा सेमीकंडक्टर, उसके लिए। तो म्यू एन ई प्लस म्यू एन ई दो बार लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स, मतलब डेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की भी लेनी है, होल्स की। और म्यू ई मतलब मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की भी होनी चाहिए और होल्स की भी होनी चाहिए, दोनों का एडिशन करेंगे बाद में। यहाँ पे 3 यूनिट भी बन रहे हैं, म्यू इज इक्वल टू वीडी बाई से यूनिट बनाओ, मीटर पर सेकेंड, न्यूटन पर कूलम, या तो वोल्ट पर मीटर, एक यूनिट यहाँ से बनेगा। दूसरा हम लोगों ने बनाया ई टाउ बाय एन, तो ई का कूलम सेकेंड पर केजी, और एक बनाओ सिग्मा बाय एन, सिग्मा, सिग्मा मोबिलिटी है, अरे कंडक्टिविटी है, तो कंडक्टिविटी का क्या बनता था, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इंटू मीटर इज द कंडक्टिविटी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स अपॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 अपॉन मीटर क्यूब। स्मॉल एन मतलब क्या था, कैपिटल एन बाई वी, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो 1 अपॉन मीटर क्यूब है, तो मीटर माइनस 3 इंटू कूलम। फिर से एक बार, म्यू इज इक्वल टू वीडी बाई, वीडी का मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, ई टाउ बाय एम कूलम सेकेंड पर केजी, सिग्मा का ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, एन का मीटर माइनस 3, ई का कूलम, स्मॉल एन मतलब एन बाई वी 1 अपॉन मीटर क्यूब। है ना, ओके। तो ऐसे डायमेंशन फॉर्मूला भी बना लो। ये सब कुछ क्यों करवा रहा हूँ वो तो आपको पता ही है, यार हर बार मेरे को बोलना नहीं पड़ता है कि क्यों करवा रहा हूँ, यार एमसीक्यू के लिए है। मोबिलिटी थियरी जो आप लर्न करोगे ना, वो टेक्स्ट बुक में से लर्न करोगे, यार उतना ही पोर्शन लिखना, सपोज 2 मार्क्स के लिए थियरी पूछे तो फिर से क्या लिखना है, मोबिलिटी मतलब कंडक्टिविटी मीन्स क्या होता है, कंडक्टिविटी मतलब कोई भी मटेरियल के अंदर जो मोबाइल चार्ज कैरियर है, उसका जो मोबाइलेशन की एबिलिटी कितनी है, उसके हिसाब से कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। अब कंडक्टिव मोबाइल चार्ज कैरियर मतलब क्या, वो मैंने आपको बता दिया कि किसमें कितना होता है। तो चलो सब में होता तो है, पर जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब वो मोबाइल चार्ज कैरियर एक डायरेक्शन से, मतलब एक एंड से दूसरी एंड पे वो रैंडम मोशन की जगह पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करने के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, उसके हिसाब से ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज अ मोबिलिटी, राइट। अब अलग अलग फॉर्मूला कैसे बनाना है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला से बनेगा, और हम लोगों ने आई इज इक्वल टू नावड़ी वाली जो थियरी करी वहां से एक बनेगा, दोनों लर्न करो और फॉर्मूला वैल्यू रखो। एक ये भी पोर्शन है, ये नीट जेडबली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक ये पोर्शन है जो यूनिट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, वो सिंपल सा है, आप इसको क्लिक कर लो, मैं पूरा रख के देता हूँ, आप क्लिक कर लेना।
तो जिनको भी नहीं मिल रहा है ना, वो एक दूसरे के फ्रेंड्स को कॉल करे प्लीज। जिनको दिक्कत ज्यादा होती है कि आज का नहीं आया, तो कोई एक दूसरे फ्रेंड शेयर करो जिससे हो जाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट थियरी में जो दिखाई दे रहा है वहां पे लिखा है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। चलो ओम्स लॉ को पहले समझ लेते हैं, क्या था ओम्स लॉ, अब लिमिटेशन क्यों आ रही है। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था V is directly proportional to the I when the temperature is constant is known as a Ohm's law। उसके अंदर हम लोगों को ग्राफ क्या मिला था, V वर्सेस I का या I वर्सेस V का स्ट्रेट मिला था। सपोज V को इंक्रीज करोगे तो ये ग्राफ आएगा, I को इंक्रीज करोगे तो ये ग्राफ आएगा। अब उल्टी डायरेक्शन में इंक्रीज करोगे तो ये ग्राफ आएगा। एक V के लिए एक ही वैल्यू है, एक V के लिए एक ही वैल्यू। ये तीन उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। फिर से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, उसका ग्राफ लीनियर आएगा। उल्टी डायरेक्शन में करो तो ऐसा आना चाहिए। और एक I के लिए एक ही V की वैल्यू होती है। ये जो फॉलो करता है, ये जो फॉलो करता है उसका नाम हम लोग देते हैं, याद रखना, ओहमिक कंपोनेंट। जो नहीं करता है उसका नाम हम लोग बोलते हैं नॉन ओहमिक कंपोनेंट। अब ये नॉन ओहमिक कौन है? ओहमिक तो मिल गया, बट नॉन ओहमिक कंपोनेंट मतलब क्या? क्लियर? तो हम लोग है ना सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, डीप में तो सेमीकंडक्टर में ही आएगा। सेमीकंडक्टर हम लोग पढ़ेंगे ना, तब डायोड पढ़ेंगे पहले। तो डायोड में है ना, पहला ही ग्राफ आई वर्सेस वी का ऐसा मिलेगा, फॉरवर्ड बायस मतलब ऐसा मिलेगा ग्राफ। तो ये क्या लीनियर है क्या? नहीं है, मतलब ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। दूसरा ग्राफ ये आया था, उल्टा ग्राफ। तो ऐसा उल्टा ग्राफ ऐसा ही उल्टा होना चाहिए, बट ऐसा उल्टा भी नहीं आया था। मतलब ग्राफ स्ट्रेट है तो उल्टी डायरेक्शन यही होनी चाहिए। तो उल्टा ग्राफ भी ऐसा है ना, तो सेम टू सेम वो भी ऐसा नहीं मिला था, ये ऐसे गया उसके बाद स्ट्रेट हो जाता था, ऐसे भी नहीं था मतलब पूरा। फ्यूचर में वैरेक्टर डायोड भी आएगा, जो इंजीनियरिंग में आएगा एक्चुअल में, तो उसका ग्राफ ऐसा मिलता है। उसमें है ना दो वी, देखो दो वी है, उसके लिए एक ही आई है। दो वी के लिए सेम आई है। तो ये तीनों जो है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, एक ही फिगर में दो चीज समझाई गई। एक तो ग्राफ लीनियर नहीं है, दूसरा डायरेक्शन चेंज करो तो सेम ग्राफ नहीं मिल रहा है, तीसरा एक आई के लिए अलग अलग भी है। तो ये जो तीनों है, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता वहीं पे ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। क्लियर? तो वहां पे रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? तो हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल पोर्शन लेंगे इनका, स्मॉल पोर्शन, और स्मॉल पोर्शन के लिए ही रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, स्मॉल पोर्शन के लिए। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिलेगी इसकी। ओके, तो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ आपकी टेक्स्ट बुक में तीन इसका पॉइंट्स लिखे हैं, वो तीनों पॉइंट्स लिखने हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट थियरी ऑफ लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर? मैंने आपको एक्सप्लेन किया। थोड़ा हमारी टेक्स्ट बुक में लैंग्वेज थोड़ी ऑकवर्ड है, अपनी लैंग्वेज में लिखो तो चलेगा, बट फिगर सेम टू सेम होनी चाहिए। ओके, हाँ या ना? ओके, चलो नेक्स्ट निकालो।
उसके बाद है रजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल। उसमें है ना, ये आप पूरा रीड करना, मेरे को जो एक्सप्लेन करना है वो अभी मैं करवा रहा हूँ। उसमें टेबल निकालो, टेबल। टेबल में देखो, सबसे पहले कंडक्टर लिखा हुआ है, उसमें सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, आयरन लिखा हुआ है, प्लेटिनियम लिखा है, मर्क्यूरी लिखा है, निक्रोम, मैंगनीज। मतलब सिल्वर से जैसे जैसे आप जा रहे हो ना, वैसे वैसे देखो रजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है। 1.6 से 1.7 हुई, मतलब कॉपर से भी अच्छी बात सिल्वर में है, बट सिल्वर बहुत कॉस्टली है, इसलिए हम लोग यूज नहीं करते करंट पास करने में। जितनी रजिस्टिविटी कम, उतना करंट ज्यादा पास होता है, इसलिए कॉपर का वायर हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक जहां पे करंट पास होता है वहीं पे। एल्यूमिनियम, टंगस्टन। अब निक्रोम या नाइक्रोम और मैंगनीज जो है ना, वो एलॉयज मटेरियल है, एलॉयज मेटल से। बाद में सेमीकंडक्टर है, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन। उसकी भी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम है, बट इंसुलेटर से तो ज्यादा है। अब देखो, दो चीज है, रजिस्टिविटी, सॉरी, रजिस्टिविटी काम क्या करती है, रेजिस्टेंस काम क्या करता है, तो अच्छा है या गलत है? तो दोनों साइड है कॉइन की। जैसे रजिस्टिविटी यानी कि रजिस्टर से करंट का अपोज होता है, तो जहां फ्लो ज्यादा आ रहा है उसको कम करना है तो रेजिस्टेंस काम लगेगा। क्लियर? तो ये पॉजिटिव है, बट नेगेटिव ये भी है कि वायर आया मतलब रेजिस्टेंस आया, वायर आया मतलब रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस आया मतलब करंट का लॉस हुआ। वो लॉस एनर्जी के फॉर्म में होता है, 10th में पढ़ के आए हो, I2RT के फॉर्म में होता है, ये हीट एनर्जी जिसको हम लोग बोलते थे। तो ये जो हीट एनर्जी होती है वो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को वेस्ट करती है, कंज्यूम करती है, जिससे पूरी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं पहुंच पाती। तो हम लोग वायर तो दूसरा यूज नहीं कर सकते, वायर तो वायर ही है। अब ऐसे वायरलेस तो अभी फाइंड आउट नहीं हुआ है, तो इसके लिए ये मतलब नेगेटिव साइड हुई रेजिस्टेंस की। तो पॉजिटिव साइड क्या है? तो अभी मैंने बताया कि करंट पास होने से उसके अंदर हीट एनर्जी जनरेट होती है, तो हीट एनर्जी उस वायर को मेल्ट कर देगी। तो ये पॉजिटिव थिंग है। कैसे? हमारे घर के अंदर बहुत सारी सर्किट है, जिसके अंदर टीवी, एसी, फ्रिज है। कभी कभार ज्यादा करंट, ज्यादा वोल्टेज आ गया, वो सब कुछ उड़ जाता है। इसलिए हमारे घर के आगे एक फ्यूज लगाया जाता है, जहां से हमारे करंट की एंट्री होती है। वो फ्यूज है ना, वो पतले वायर का होता है, थीन वायर होता है, क्योंकि थीन वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, क्योंकि थीन वायर का एरिया कम है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, क्लियर, और करंट पास हुआ, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट एनर्जी ज्यादा कन्वे होगी। तो जैसे ही ज्यादा करंट आया ना, तो ज्यादा हीट एनर्जी से वो मेल्ट हो जाए। इसलिए हमारे फ्यूज के वायर आगे जो लिखा है ना, कॉपर एल्यूमिनियम के बने हुए। दूसरा, हीट एनर्जी जनरेट हुई, तो इस हीट एनर्जी से हम लोग क्या कर सकते हैं? पानी को बॉईल कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक केटल बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी विंटर में हम लोग पानी गर्म करते हैं, हीटर बोलते हैं। क्लियर? टोस्टर, जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक चीज से हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं। अब उसमें ये वायर यूज करें तो पूरा फ्यूज हो जाएगा, तो नहीं चलेगा। तो ऐसा वायर बनाना पड़ेगा कि जो टेम्परेचर के साथ वो मेल्ट ना हो पाए। टेम्परेचर तो बढ़े बट मेल्ट ना हो पाए, इसलिए ये लोग एलॉयज मटेरियल मेटल्स यूज करते हैं, टंगस्टन और मैंगनीज। क्लियर? उसका बना हुआ वायर, उसका बना हुआ वायर में से जब करंट पास होगा तो हीट एनर्जी तो जनरेट होगी, बट उसकी जो रेजिस्टिविटी है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वो वेरिएबल नहीं होती है। क्योंकि एक मेटल जो है ना, वो इंक्रीज करते तो दूसरी मेटल उसको डिक्रीज करेगी। ऐसे अलॉयज मेटल बनाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है। क्लियर? इसमें भी बेसिकली मैं बोलूं, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर को मैं ऐड कर दूं। कल हम लोगों ने बोला था कि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, व्हेनेवर व्हेनेवर मेटल की इंक्रीज होती है। तो दोनों को मिक्स कर दो, अलॉयज कर दो, तो ये काम जल्दी आसान हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग जो ये टोस्टर, इलेक्ट्रिक मशीन, ये सब कुछ बनाते हैं ना,
क्लियर, वो निक्रोम, मैंगनीज, टंगस्टन, क्लियर, उसकी अलॉयज मटेरियल का बना हुआ होता है। बेसिकली दो टाइप्स के रेजिस्टेंस होते हैं, एक होता है वायर बाउंड रेजिस्टेंस और दूसरा होता है कार्बन रेजिस्टेंस। वायर बाउंड रेजिस्टेंस अभी मैंने जो बोला टोस्टर, उसमें यूज होता है। और कार्बन रेजिस्टेंस कहाँ पे यूज होता है? जो सेमीकंडक्टर में से बनाया जाता है वो रेजिस्टेंस। हमारे जो टीवी यूनिट के पीछे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, हमारे घर पे दो सर्किट होती है इलेक्ट्रिक, जो हमारा फैन है, लाइट है, जो भी है वो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट है, बल्ब है। बट हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स पाथ देखे तो देखो, हमारा मोबाइल है, टीवी के अंदर, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोली जाती है। दोनों सर्किट अलग अलग है। इलेक्ट्रिकल सर्किट सारी एसी पे वर्क करती है, एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। और इलेक्ट्रॉनिक सारी सर्किट डीसी पे वर्क करती है। क्लियर? तो इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है कार्बन रेजिस्टेंस। क्लियर? तो दो टाइप्स के रेजिस्टेंस बोले, वायर बाउंड रेजिस्टेंस और कार्बन रेजिस्टेंस। वायर बाउंड रेजिस्टेंस का भी लिखा हुआ है कि कौन कौन से मटेरियल का बना हुआ है, रीड करोगे समझ में आ जाएगा। कार्बन रेजिस्टेंस जो होता है कार्बन का ही बना हुआ होता है, उसके अंदर अलग अलग कलर कोडिंग होता है। क्लियर? वो कलर कोडिंग में भी आपको बढ़ाता हूँ। ओके, और दूसरी चीज, आप ये पूरा पोर्शन रीड करना प्लीज। कोई भी एमसीक्यू कोई भी लाइन में से निकले तो आपको समझ में आना चाहिए। मैं 2 मिनट का रेस्ट लेता हूँ। ओके, तब तक के लिए आप भी रेस्ट ले लो, कोई पानी पीना है किसी को। क्लियर? उसके बाद हमारा जो मैं नेक्स्ट पेज पे एक टेबल दिया हुआ है, वो टेबल हम लोग लर्न करने वाले हैं। और इस टेबल के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टिविटी, वो भी आपको घर पे रीड करना है, पूरा समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने आगे पढ़ा दिया है इसको। क्लियर? आज मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ, कल शाम को 8 बजे, कल सुबह में हमारा लेक्चर नहीं है। फिर से मेरी बात दोहरा रहा हूँ, कल सुबह में मेरा लेक्चर नहीं है क्योंकि कल संडे है तो छुट्टी रखेंगे। करीबन 15 दिनों से ये कंटिन्यूस हम लोग पढ़ रहे थे, तो कल मैं छुट्टी रखूंगा मेरे लिए, या तो मेरे थ्रोट के लिए। अभी थ्रोट का तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, फिर तो कल एक दिन के लिए रेस्ट लेना चाहता हूँ। क्लियर? उसमें मैं आपकी कोई परमिशन नहीं लूंगा, डोंट वरी। ओके, तो कल, हाँ बेसिकली कल काम क्या है, कल संडे है तो कल शाम को 8 बजे सेम टू सेम लॉगिन होना है और 8 बजे ऑनलाइन टेस्ट देना है। क्लियर? बाजू में आपके पापा बैठे हुए चाहिए मेरे को, पेरेंट्स, और मैं मोबाइल पे वीडियो कॉल कोई भी तरीके से आपको वापस लॉगिन होना है, याद रखना। अभी आप दिखाई दे रहे हो ना, वैसे मेरे को दिखाई देना चाहिए कल 8 बजे। क्लियर? उसमें गुजराती मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारी टोटल इतनी थियरी है, वो इतनी थियरी आपको लिखनी है। कौन कौन सी थियरी? फर्स्ट थियरी ओम्स लॉ, अभी हम लोगों ने पढ़ा लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, राइट। बाद में हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डेंसिटी, और वहां से लेके रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर, मतलब कल की वाली पूरी थियरी लिख दो, पूरी थियरी लिखनी। उसके बाद वेक्टर फॉर्म मतलब v इज इक्वल टू आई आर से लेके j इज इक्वल टू सिग्मा ही तक, और j इज इक्वल टू सिग्मा ही तक, राइट। उसके बाद ये मोबिलिटी आ गई, राइट। और अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हो कलर कोड, लास्ट ईयर कलर कोड, ये भी पूरी लिखनी है। लास्ट ईयर अभी मैं चला रहा हूँ। ये 6th थियरी आपको कल शाम को 8 बजे पूरी लिख देनी है। कल से हमारा सेशन स्टार्ट होगा, कल से हमारा सेशन स्टार्ट होगा इसका एग्जाम्पल। ओके, तो मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर बोल देता हूँ, अपने अपने हिसाब से ट्राई भी करने हैं। मंडे से मैं करवाऊंगा, मंडे देखो 9 बजे मेरा लेक्चर है, ओके, याद रखना प्लीज। तो इलस्ट्रेशन 3.1 ट्राई करोगे, 3.1 ओनली ट्राई करोगे प्लीज। और एक्सरसाइज का जो नंबर बोल रहा हूँ मैं, वो भी आप ट्राई करना, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। क्लियर? नंबर जो है वो है, आप ट्राई करना 3.6 ट्राई करना, एक्सरसाइज का 3.6।
3.13 ट्राई करना, 14 ट्राई करना और 16 ट्राई करना। क्लियर? इतना ट्राई करना एक्सरसाइज का, हो जाएगा। मैं करवाने तो वाला ही हूँ, बट आप प्रैक्टिस करो, सपोज आंसर आ जाए, मतलब परमानेंट हो गया हमारा। ओके, तो 2 मिनट के लिए मैं रेस्ट ले रहा हूँ, आप ये थियरी भी लिख लो। ये लास्ट कलर कोड अभी मैं 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, हो जाएगा। ओके, पुलकाओ, now we have to start. Just a minute.
ओके, कलर कोडिंग क्या है? देखो एक्चुअली में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा कैसे टेबल बनाया जाएगा। मेरा जो टेबल है ना वो टेक्स्ट बुक में ही है। टेक्स्ट बुक में तीन रो है, उसकी कॉलम है। मैं टोटल 4 कॉलम बना दूंगा इसका। ओके, देखो सबसे पहले आप एक काम करना, कोई भी कलर कोड जो है ना देखना है ना, तो आप क्या करोगे कि गूगल पे मतलब गूगल ओपन करना और कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस वेरियस एग्जांपल ऐसे लिखना, तो आपको अलग अलग एग्जांपल दिए जाएंगे और कार्बन रेजिस्टेंस दिखाया जाएगा। उसमें आपको जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिखाया गया है, फिर ऐसे करके एक रेजिस्टेंस होता है जिसमें ऐसे 3 जो होते हैं ना स्ट्रिप होती है ऐसी। इसमें अलग अलग कलर होता है। कोई भी रेजिस्टेंस जो होता है ना वो कुछ डिजिट में होगा, तो ये फर्स्ट जो स्ट्रिप है वो फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट करती है, ये सेकंड डिजिट रिप्रेजेंट करती है, ये जो है ना मल्टीप्लीकेशन रिप्रेजेंट करती है, मल्टीप्लीकेशन। और लास्ट वाला जो है वो टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस यानी कि डिफ्लेक्शन, उसकी एरर कितनी है, वो 100% पूरा प्योर नहीं होगा जो वैल्यू दे रखी हो, उसमें टॉलरेंस कितना है वो रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? तो बारी आई समझने की। फर्स्ट डिजिट फर्स्ट कलर रिप्रेजेंट करता है, सेकंड डिजिट थर्ड डिजिट ऐसे होता है। अब हम लोग है ना इसको याद कैसे रखेंगे? आपके टेबल में कलर कोड दिया, ब्लैक ब्राउन, देखो ऑरेंज रेड येलो, कुछ टेबल दिया हुआ है, इसको याद कैसे रखेंगे? मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, बहुत इजीली स्टोरी है कि मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ। मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ और बीवी रड़ने लगी, रोने लगी मतलब। क्लियर? मायके चली गई, उसका मायका बॉम्बे था, वाया गेटवे थ्रू गई। उसके घर में जो भी गोल्ड सिल्वर था ना वो लेके चले गए। कुछ नहीं था तो कुछ नहीं लेके चली गई। शॉर्ट कर दिया मैंने क्या बोला? बीबी रोय, बीबी रोय, राइट। रोने से क्या हुआ? झगड़ा हुआ तो घर पे चली गई, गो टू बॉम्बे। बहुत इजीली याद रहेगा। बीबी रोय गो टू बॉम्बे वाया गेटवे। उसके पास जो गोल्ड था, सिल्वर था, और मेरा जैसा कोई होगा, कुछ भी नहीं था, तो कुछ लेके नहीं गई। तो फर्स्ट विजिट के लिए इसका नंबरिंग देख लेना, राइट। फर्स्ट, सबसे पहले तो इसका कलर बताना भूल गया मैं। अब बी मतलब क्या? ये था हमारा शॉर्टकट। ओके, बी मतलब ब्राउन, ब्लू, सॉरी ब्लैक ब्राउन। फर्स्ट बी मतलब ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायोलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। मतलब अब से हमारा अब हमारा स्टार्ट हुआ, मतलब ये पोर्शन। यार इतना सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे याद रखना है इसको, मैंने ये बता दिया आपको। बीबी रोय गो टू बॉम्बे वाया गेटवे, गोल्ड सिल्वर नो कलर। अब फर्स्ट डिजिट आता है, फर्स्ट डिजिट, तो ये 0 नंबर से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 6 7 8 9, 9 तक ही आएगा। सेकंड डिजिट, ये कलर नहीं आएंगे फर्स्ट में क्या आएगा अभी भी। सेकंड डिजिट उसे 0 1 2 3 ऐसे नंबरिंग याद रखना है। अब थर्ड जो है वो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है।
अभी मैंने बोला मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, तो इसमें 10⁻0 यानी कि 1, 10⁻1, 10⁻2 ऐसे करना है। जो नंबर है वो पावर के फॉर्म में लिख दो बस। हाँ, अब ये तीनों कलर है 10⁻1, 10⁻2, राइट, 10⁻2। ओके, थर्ड नंबर में 9 कलर कभी भी नहीं आएगा। अब टॉलरेंस, लास्ट इज द टॉलरेंस। तो 1%, 1 है तो 1%, 2 है तो 2%, 3%, 4%। अब 5% यहां से नहीं है, ये रैंडमली कभी कभार यूज होगा, ये बहुत रेयर बार यूज होता है, रेयर टाइम। क्लियर? अब गोल्ड होता है ना, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, वही टॉलरेंस के लिए मेन है। तो गोल्ड मतलब 5% याद रखना, सिल्वर का 10% और नो कलर का 20%। तो ऐसे पहले आपको टेबल मालूम होना चाहिए, ऐसे नहीं हर बार नहीं ड्रॉ करेंगे, ऐसे याद रह गया कि ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, फिर से ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, बीबी रोय गो टू ग्रीन, बॉम्बे ब्लू, वाया वायोलेट, गेट ग्रे, पहले ग्रीन बाद में ग्रे, गेट वे फॉर व्हाइट, गोल्ड सिल्वर। तो 0 1 2 3, 0 से स्टार्ट होता है नंबरिंग, 1 से नहीं। तो फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट तो सेम है, वो नंबर याद रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर याद रह जाएंगे। आपके टेक्स्ट बुक में टेबल के नीचे देखो 4 कलर दिया है, रेड 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 सिल्वर, पेज नंबर 103 पे है, पता नहीं आपका आपके बुक में कौन सा पेज होगा, रेड 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 सिल्वर ऐसे दिए है। अभी बोर्ड पे देखो जब लोग, रेड 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 सिल्वर, तो रेड का नंबर क्या है 2, तो पहले लिखेंगे 2, दूसरा नंबर, दूसरा डिजिट 2 मल्टीप्लाई बाय, तीसरा भी रेड ही कलर है तो 10⁻2 प्लस और माइनस, देखो फर्स्ट डिजिट सेकेंड डिजिट, अब थर्ड जो है वो मल्टीप्लीकेशन 10⁻2 में लिखने, मल्टीप्लाई बाय 10⁻2। तो सिल्वर, सिल्वर का कितना परसेंटेज था टॉलरेंस 10%, तो फोर्थ कलर टॉलरेंस रिप्रेजेंट करता है, तो प्लस और माइनस 10% लिख दिया हमने। नीचे एक कलर दिया देखो येलो, बाद में है वायोलेट, बाद में है ब्राउन और गोल्ड, मिला? ओके, नीचे 2 फिगर दे रखी है ना टेबल के नीचे, वही बोल रहा हूं। तो सबसे पहले येलो, सबसे पहले येलो, येलो का नंबरिंग क्या है, येलो का नंबरिंग क्या है, फिर से एक बार, येलो का नंबरिंग 4 नंबर। उसके बाद कलर है वायोलेट, तो वायोलेट का नंबरिंग क्या है, वायोलेट 7, तो 47 होगा। अब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आएगा, थर्ड नंबर कौन है ब्राउन, तो ब्राउन का नंबर है 1, 1 यानी कि 10⁻1 प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, लास्ट कलर कौन सा है गोल्ड, गोल्ड तो 5%, ऐसे लिखना है। अब आपको मैं हमारे नेशनल फ्लैग की बात करता हूँ, नेशनल फ्लैग में 3 ही कलर है हमारे नेशनल फ्लैग, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फर्स्ट कलर इज द, वो तो पता है ना, ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज कलर का नंबर कौन सा है 3। सेकेंड कलर इज द व्हाइट कलर, तो व्हाइट कलर का नंबर है 9, 39, तो अब आता है ग्रीन, तो ग्रीन का नंबर है 5 यानी कि 10⁻5। फोर्थ कलर है ही नहीं, अशोक चक्र को मत करना, फोर्थ कलर है ही नहीं, स्ट्रिप है ही नहीं फोर्थ, तो नो कलर, नो कलर का कितना परसेंटेज होगा 20%। उल्टा भी होगा,
ऐसा नंबर दिया 3900 प्लस और माइनस 5%, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 39 ओम है यूनिट सबका, 39 क्रॉस 10⁻² प्लस और माइनस 5%। तो चलो 3 नंबर किसका, सॉरी फॉर दैट 39 नहीं, कुछ नंबर अलग दे देता हूँ जिससे कुछ नया मिले हम लोगों को। 74, चलो 74। चलो 7 नंबर का कलर कौन सा है? 7 नंबर तो वायोलेट, तो स्टार्ट होगा वायोलेट, फर्स्ट कलर इज द वायोलेट। अब 4th नंबर कौन सा है? येलो। अब 10⁻², तो 2 नंबर कौन सा है? रेड। और टॉलरेंस 5%, 5% कौन है? गोल्ड। तो इस तरीके से हम लोग टेबल को यूज कर सकते हैं, आपको करना है। क्लियर? कलर से रेजिस्टेंस फाइंड करो और रेजिस्टेंस से कलर फाइंड करो। और एक दो जेडब्ल्यू नीट के और भी एक दो क्वेश्चन है अच्छे वाले, तो मैं जब आप स्कूल में आओगे ना तब मैं पढ़ाऊंगा इनको डीपली तो। ओके, तो इतना आप कलर कोडिंग का कर लेना। अब कलर कोडिंग में आपको क्या करना है, कलर कोडिंग की थियरी में सबसे पहले तो ये टेबल ड्रॉ करना है। अब अभी के लिए थियरी मेरी है, फिर मैं चेक करने वाला हूं, तो ये भी आगे वाला लिखना है आपको। क्लियर? जब आप एग्जाम में लिखोगे तो ये नहीं लिखोगे। ओके, ये पूरा टेबल ड्रॉ करके 4 डिजिट लिखना है कि फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट कलर, फर्स्ट डिजिट, सेकंड कलर, सेकंड डिजिट, ये 4 लाइन आनी चाहिए। और दो एक एग्जांपल ले लो, बस इतना ही थियरी में लिखना है। टेबल लिखो, कौन सा स्ट्रिप क्या रिप्रेजेंट करती है वो लिखो, और एक एग्जांपल ले लो, बस। मतलब कलर कोडिंग की थियरी हो गई। बाकी सारे शॉर्टकट शॉर्ट एमसीक्यू बनेंगे। ये भी आई थिंक सो एमसीक्यू में ही आएगा ज्यादा, तो हर बार एमसीक्यू में ही आता है, पर थियरी फिर भी हम लोग कर लेते हैं। ओके, तो